नमस्कार दोस्तों। अक्सर कहा जाता है कि आज की जनरेशन सिर्फ फोन में खोई रहती है, इन्हें कुछ समझ नहीं आता, ये किसी काम की नहीं है। लेकिन इसी जनरेशन ने नेपाल में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लीडर्स भी नहीं कर पाए। 8 सितंबर 2025 काठमांडू की सड़कों पर हजारों नौजवान निकले। शुरुआत हुई एक पीसफुल मार्च से और खत्म हुई सरकार के इस्तीफे पर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जिन्हें अजय समझा जाता था और उन्हें आधी रात को ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से नेपाल जल उठा या इसके पीछे सालों से जमा गुस्सा और दर्द छिपा था? आज हम समझेंगे नेपाल के सबसे बड़े यूथ रिवॉल्ट की पूरी स्टोरी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 8 सितंबर 2025 से। स्थान काठमांडू का माइती घर मंडल। यह जगह नेपाल में अक्सर बड़े आंदोलनों का प्रतीक रही है। सुबह से ही हजारों युवा वहां जमा हो रहे थे, ज्यादातर 20 से 25 साल के स्टूडेंट्स। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी, किसी ने कॉलेज की। ये भीड़ किसी नेता के बुलाने पर नहीं आई थी, बल्कि एक एनजीओ हामी नेपाल ने इसे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था। उनके हाथों में पोस्टर्स थे, ब्रिंग बैक आवर वॉइस, स्टॉप नेपो किड्स, नो टू डिक्टेटरशिप। शुरुआत पूरी तरह पीसफुल थी। लोग नारे लगा रहे थे और गा रहे थे कि और संसद की ओर मार्च कर रहे थे। लेकिन सरकार ने इसे अलग नज़र से देखा। पुलिस की भारी तैनाती की गई, वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ। जी हाँ, ओरिजिनल बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया। कुछ देर तक भीड़ पीछे हटी, लेकिन जैसे ही संसद के बाहर कुछ युवा बैरिकेड्स तोड़कर घुसे, पुलिस ने जो किया उसने पूरे देश को हिला दिया। पुलिस ने ओपन फायरिंग कर दी लाइव बुलेट से कम 19 प्रोटेस्टर्स को मौके पर ही मौत हो गई। 400 से ज़्यादा घायल हो गए। मरने वालों में एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। उस बच्चे की तस्वीर मीडिया पर वायरल हुई। स्कूल बैग पीठ पर था, लेकिन जिंदगी उसकी वहीं खत्म हो गई। इस एक घटना ने प्रोटेस्ट को एक नए मोड़ पर ला दिया। अब लोग सिर्फ नाराज नहीं थे, लोग उबल चुके थे। मीडिया ने शुरुआत में इसे सोशल मीडिया बैन से जोड़ा, और हाँ दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा कारण था। नवंबर 2023 में नेपाल की सरकार ने कहा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लोकल रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वरना उन्हें बैन कर दिया जाएगा। सरकार का तर्क था ये हेड स्पीच और फेक न्यूज रोकने के लिए जरूरी है, लेकिन लोगों को लगा ये बहाना है। असल मकसद है जनता की आवाज़ को कंट्रोल करना। 3 सितंबर 2025 तक टाइम दिया गया। ज़्यादातर कंपनियां नहीं मानी और 26 प्लेटफॉर्म को सरकार ने बैन कर दिया, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और यूट्यूब थे। सिर्फ एक बचा टिकटॉक, और यही गुस्सा फूटा और बढ़ गया। लोगों को लगा सरकार चीन के दबाव में है, क्योंकि टिकटॉक ही एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसने रजिस्ट्रेशन कराया था। सोशल मीडिया बैन ने सीधे सीधे लोगों की जिंदगी को हिट किया। नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म की बहुत बड़ी भूमिका है। बुकिंग्स, प्रमोशंस ज़्यादातर सोशल मीडिया से होती थी, और ये सब अचानक बंद हो गया। विदेश में काम करने वाले 70 लाख नेपाली जो रोज अपने घर से व्हाट्सएप या मैसेंजर पर बात करते थे, अचानक कट गए। लोगों का दर्द और गुस्सा दोनों बढ़ते गए, लेकिन जिसकी असली विस्फोट सिर्फ बैन से नहीं हुई, उसके पीछे था सालों का करप्शन और नेपोटिज्म। नेपाल की जनता पिछले 17 सालों से उन्हीं पुराने नेताओं को झेल रही थी। 70 प्लस साल के पॉलिटिशियंस जो बारी बारी से कुर्सी बदलते रहते हैं। जनता का गुस्सा तब और बढ़ा जब उनके बच्चे सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल शो ऑफ करने लगे, दिखाने लगे। डिजाइनर कपड़े, विदेशी गाड़ियाँ और लग्जरी गाड़ियों में घूमने लगे, महंगी गाड़ियों में घूमने लगे। लंदन और न्यूयॉर्क की पार्टियाँ थी, और दूसरी तरफ आम नेपाली युवा बेरोजगार या विदेश में सस्ते मजदूर बनकर काम करने को मजबूर थे। टिकटॉक पर नेपो किड्स और नेपो बेबी ट्रेंड करने लगा। लोग कंप्रोमाइजिंग वीडियो डालने लगे। एक तरफ मंत्री का बेटा गुच्ची के बैग के साथ, दूसरी तरफ गांव का बेटा ताबूत में लौटता हुआ। ये ताबूत किसका था? उन्हीं युवाओं का जो नौकरी के लिए रूस यूक्रेन वॉर में लड़ने गए। तो दोस्तों, 2024 में नेपाल का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट
0.82% था। मतलब हर 5 में से एक नौजवान बेरोजगार था। जॉब्स इतनी कम थी कि लोग मजबूरी में विदेश जा रहे थे। कई तो रूस यूक्रेन वॉर में लड़ने चले गए। फरवरी 2024 तक 15,000 से ज़्यादा नेपाली रूस की आर्मी में भर्ती हो चुके थे। थोड़े से पैसे और बोनस के लालच में कई वही मारे गए। सोचो, एक माँ अपने बेटे से आखिरी बार वीडियो कॉल पर बात करती है और अगले हफ्ते उसके घर पर ताबूत लौटता है। यह तस्वीर नेपाल के हर घर को झकझोर रही थी। और जब नेताओं के बच्चे इन्हीं दिनों लग्जरी गाड़ियों में घूमते दिखे तो जनता के गुस्से का बांध टूट गया। तो दोस्तों, एक गुस्सा नहीं था, इसकी जड़ें नेपाल के राजनीतिक इतिहास में छुपी हैं। 2008 तक नेपाल एक मोनार्की था। सत्ता यहाँ के राजा के हाथ में होती थी। 2006 के लोकतंत्र आंदोलन और माओवादी विद्रोह के बाद 28 मई 2008 को नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। लेकिन तब से अब तक 17 सालों में 13 बार सरकार बदल चुकी है। नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां यही बार बार गठबंधन बनाती रहीं और तोड़ती नहीं, लेकिन नतीजा देश वहीं का वहीं रहा। हर नेता पर करप्शन के आरोप लगे, जैसे शेर बहादुर देवबा एयरक्राफ्ट परचेज स्कैम, पुष्प कमल दाहाल माओवादी फंड्स डाइवर्ट करने का आरोप लगा, केपी शर्मा ओली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर वायलेट करके जमीन बेचने का केस इन पर दर्ज हुआ। जनता के मन में सवाल उठने लगे, क्या रिपब्लिक एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है? क्या नेपाल को फिर से मोनार्की चाहिए? इतना फ्रस्ट्रेशन था कि जनता में 8 सितंबर की फायरिंग के बाद आंदोलन पूरी तरह से नेपाल में फैल चुका था। पोखरा, बुटवल, भरतपुर, दमक, हर शहर सड़कों पर था। कर्फ्यू लगाया गया लेकिन लोग नहीं माने। प्रधानमंत्री का घर, संसद, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में भी आग लगा दी गई। फाइनेंस मिनिस्टर को भीड़ ने जूतों से मारा। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी भी आगजनी में मारी गई। सरकार ने कहा ये विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है, लेकिन जनता अब झुकने को तैयार बिल्कुल नहीं थी। पहले होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, फिर सरकार ने सोशल मीडिया पर से बैन हटाया, लेकिन भीड़ तब भी नहीं मानी। आखिरकार 9 सितंबर 2025 को रात 2 बजे केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। 36 घंटे के आंदोलन के बाद केपी शर्मा ने अपना इस्तीफा दिया। नेपाल की सत्ता हिल चुकी थी। तो दोस्तों, जिस जनरेशन को अक्सर निकम्मी कहा जाता है, उसी जनरेशन ने नेपाल की राजनीति बदल दी। यह सिर्फ सोशल मीडिया का आंदोलन नहीं था, ये था सालों से जमा गुस्से का विस्फोट, करप्शन, बेरोजगारी और नेपोटिज्म के खिलाफ। सवाल अब ये है, क्या ये सिर्फ नेपाल की कहानी है या पूरे साउथ एशिया का आईना? क्या हमारे देश में भी हालात कुछ अलग नहीं है? युवा बेरोजगार है, नेता करप्ट है और सोशल मीडिया में ही लोगों की आवाज़ है। अगर इन आवाज़ों को दबाया गया तो कहीं ऐसा ना हो नेपाल जैसी आग हमारे देशों को भी जला दे। और यही नहीं, जो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।